हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे करंट जीके बाई टी सर में यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेके आए हैं फिज़िक्स के जो भी रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे ना लास्ट ईयर, जिसके मोस्ट 150 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं हम, जिसकी एक सीरीज है 150 प्लस क्वेश्चनों की, जो आगे आने वाले रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको हेल्पफुल रहेंगे। अभी आगे आने वाले अभी डी ग्रुप के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं और आगे आने वाला एग्ज़ाम एएलपी टेक्नीशियन एवं अदर्स जो भी एग्ज़ाम आइसोलेट वाले होने वाले हैं, तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए हम 150 प्लस क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जी का पहला प्रायोगिक मान दिया था? तो इसका आंसर हो जाता है कैडेविस ने। कैडेविस ने जी का पहला प्रायोगिक मान दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग पर निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की त्रिज्या पर। पृथ्वी की त्रिज्या की सतह से प्लायन वेग निर्भर करता है पृथ्वी की त्रिज्या पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक प्रत्यास्थता स्टील में पाई जाती है। स्टील में सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील। अगला क्वेश्चन है, लालटेन की बाती में केरोसिन के कारण बढ़ता है। तो लालटेन में केरोसिन किसके कारण बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण लालटेन की बाती में केरोसिन ऊपर की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई बाहरी बल नहीं होता है तो तरल बूंद का आकार किसके ऊपर निर्धारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, तरल के पृष्ठ तनाव के आधार पर निर्धारित होता है तरल बूंद का आकार। क्वेश्चन नंबर 6, एक द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करेगा यदि संपर्क कोण कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि अधिक कोण होगा तो एक द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 7, कीड़े बिना डूबे किस कारण पानी की सतह में गति कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा पानी का सतह तनाव। पानी का सतही तनाव के कारण कीड़े बिना डूबे पानी की सतह पर गति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक कोशिका में पारा का नवचंद्राकार कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल होता है। एक कोशिका में पारा का चंद्राकार अवतल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक बर्फ के टुकड़े में एक पत्थर है तथा यह पानी वाले बर्तन में तैरता है। जब बर्फ पिघलनी है तो बर्तन में पानी का स्तर क्या रहेगा? इसका कहने का मतलब है कि एक बर्फ में एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है और पानी पिघलता है और बर्तन में तैरता है पानी, तो उसका स्तर क्या होगा? तो इसका स्तर अपरिवर्तित रहता है। पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पानी उतने का उतना ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोलिक प्रेस का प्रचालन सिद्धांत क्या है? हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सवेल किसकी इकाई है? मैक्सवेल किसकी इकाई है? तो मैक्सवेल है चुंबकीय प्रवाह की इकाई। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय प्रवाह की ऐसा इकाई कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ा था 11वां क्वेश्चन, मैक्सवेल किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह की। और क्वेश्चन नंबर 12 है, चुंबकीय प्रवाह की ऐसा इकाई क्या है? वो तो मैक्सवेल इकाई है। और ये चुंबकीय प्रवाह की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबर। वेबर एक ऐसा इकाई है चुंबकीय प्रवाह की।
क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत वैभव को किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल कूलम में विद्युत वैभव को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, घन कोण की इकाई क्या है? घन कोण की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन घन कोण की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 15, ध्रुव प्रवाह के लिए बर्नौली के समीकरण का अनुप्रयोग किस में किया जाता है? तो किस में किया जाता है बर्नौली के समीकरण का अनुप्रयोग ध्रुव प्रवाह के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए। एक हवाई जहाज की गतिशील लिफ्ट में बर्नौली समीकरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक की वर्ताकार कक्षा में घूम रहे हैं, तो उनके मध्य क्या समान रहेगा? तो इसका आंसर द्रव्यमान, कोणीय गति या गतिज या गति। तो इसका आंसर हो जाएगा गति। इसमें गति समान रहती है। क्या गति? क्वेश्चन नंबर 17, बर्नौली का प्रमेय खाली जगह के संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? तो बर्नौली का प्रमेय किसका संरक्षण पर आधारित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी सही रहेगा। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। किसके आधारित होता है? ऊर्जा के संरक्षण पर। ऊर्जा को नहीं तो एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, बर्नौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो अभी हमने एक पीछे भी क्वेश्चन किया था, बर्नौली समीकरण ये एक स्थैतिक तरल दबाव पर लागू होता है। किस पे होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थैतिक तरल दबाव पर बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि पृथ्वी तेजी से घूमने लगेगी तो ध्रुवों पर आकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो त्वरण का मान क्या होगा? यदि पृथ्वी तेजी से घूमने लगेगी तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, त्वरण का मान समान रहेगा। त्वरण के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, SI इकाई की संख्या क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2022 में टेक्नीशियन में पूछा गया था। SI इकाई की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 7। कितनी होती है? 7। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है? कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वाट। तो ऊर्जा की इकाई क्या नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, वाट एक ऊर्जा की इकाई नहीं है, बाकी सब ऊर्जा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 23, जब पिंड त्वरित होते हैं तो क्या होता है? इसका वेग कभी नहीं बदलता या इसकी गति हमेशा बदलती रहती है? इसकी गति हमेशा बदलती रहती है, दिशा बदलती रहती है, या ऑप्शन नंबर डी, इसकी गति बदल सकती है या नहीं भी बदल सकती है। तो जब पिंड त्वरित होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब पिंड त्वरित होते हैं तो इसकी गति बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये एक मोस्ट कॉमन सवाल है, रेलवे का सबसे बड़ा कॉमन सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का, प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। किसकी है? दूरी की। क्वेश्चन नंबर 25, नाभिक की त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो नाभिक की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई क्या है? तो नाभिक की त्रिज्या को किस में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्मी में नाभिक की त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई है। क्वेश्चन नंबर 26,
तापमान को के पदों में व्युत्पन्न के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तापमान को कौन से पदों में भी व्युत्पन्न मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 26 का आंसर हो जाएगा डी। 26 का आंसर हो जाएगा डी कि कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। कोई भी इसमें विकल्प सही नहीं है। कि तापमान को लंबाई और द्रव्यमान में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता, द्रव्यमान और समय में भी, और लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता तापमान को। क्वेश्चन नंबर 27, डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल किसकी इकाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 29, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी है ऑप्शन नंबर बी रेडियोधर्मिता की। किसकी है? रेडियोधर्मिता। 30 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर किसकी इकाई है? तो इसका आंसर होगा विद्युत धारा। एम्पियर किस में मापा जाता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई न्यूटन पर मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 32, तैरता हुआ पिंड हमेशा अपने खाली जगह के बराबर द्रव को विस्थापित करता है। तैरता हुआ पिंड हमेशा द्रव को विस्थापित करता है कितना? अपने द्रव्यमान का। तो 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, वजन। जितना ज़्यादा वजन होगा वो उसके बराबर द्रव को विस्थापित करेगा तैरता हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, चंद्रमा की सतह पर सेकंड वाले पेंडुलम की लंबाई क्या होगी यदि चंद्रमा के सतह पर जी का मान पृथ्वी के सतह से 1/6 है? तो इसका आंसर क्या होगा? 33 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा √6। इसका आंसर क्या होगा? √6। क्वेश्चन नंबर 34, 1 फर्मी मीटर में किसके बराबर होता है? 1 फर्मी मीटर किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 35, 1 प्रकाश वर्ष लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 प्रकाश वर्ष लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, एक भू-स्थिर उपग्रह की कक्षीय अवधि कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 है, एक भू-स्थिर उपग्रह की कक्षीय अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होता है 24। कितनी होती है? 24 घंटे की भू-स्थिर उपग्रह की कक्षीय अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 37, तापमान के बढ़ने के साथ साथ द्रव का पृष्ठ तनाव भी क्या होता है? पृष्ठ तनाव में क्या फर्क पड़ता है? अगर तापमान में की बढ़ोतरी होगी तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृष्ठ तनाव हमेशा द्रव तापमान के साथ कम होता है। तापमान बढ़ेगा तो द्रव का पृष्ठ तनाव हमेशा कम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, पानी की सतह पर तेल की एक बूंद गिराई जाती है तो क्या होगा? पानी की सतह पर एक तेल की बूंद गिराई जाती है तो वह सतह पर गोलाकार रहेगा, सतह पर विस्तृत बूंद के रूप में बनी रहेगी, एक पतली परत के रूप में फैल जाएगी या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 नंबर का आंसर हो जाएगा पतली परत के रूप में फैल जाएगी। तेल की बूंद पानी पर गिराई जाएगी तो पतली परत के रूप में
तेल की बूंद फैल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, एक आदमी पूरी तरह से चिकनी बर्फ के क्षैतिज समतल के बीच स्थिरावस्था है तो वह न्यूटन के कौन से नियम का प्रयोग करके खुद को किनारे तक ले जा सकता है। एक आदमी पूरी तरह से चिकनी बर्फ के क्षैतिज समतल के बीच में स्थिर अवस्था में खड़ा है तो वह न्यूटन के कौन से नियम का उपयोग करके वह खुद को किनारे तक ले जा सकता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह न्यूटन के तीसरे नियम का प्रयोग करके वह खुद को किनारे तक ले जाएगा, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 40, विभिन्न व्यास के दो केस नली पानी में डूबी हुई है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए, कम व्यास की नली में अधिक होगा। पानी में डूबी हुई है, पानी की सतह पर कम व्यास की नली में अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 41, बारिश की बूंद का वेग के कारण अचर रहता है, मतलब बारिश की बूंद का वेग किस कारण अचर रहता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण, वायु के उत्प्रेक्षण के कारण, वायु द्वारा उत्सर्जित शांता बल के कारण, वायु की धारा के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु द्वारा उत्सर्जित शांता बल के कारण अचर रहता है बारिश की बूंद का वेग। क्वेश्चन नंबर 42, हवा के माध्यम से गिरने वाली बारिश की एक छोटी बूंद बड़ी बूंद के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा 42 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बड़ी बूंद तेजी से गिरेगी और छोटी बूंद धीरे धीरे गिरेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 43, न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, SHM के कंपायमान कण की कुल ऊर्जा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। तो किसके वर्ग के समानुपाती होती है कंपायमान कण की कुल ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर वेग, त्वरण, आयाम। तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ एक पिंड अपनी के कारण स्थिर हो जाता है। किस कारण स्थिर होता है एक पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ एक पिंड, तो किस कारण स्थिर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी, घर्षण के कारण वह स्थिर हो जाता है। किसके कारण, घर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a समीकरण का अर्थ क्या है। यह किस समीकरण, न्यूटन के पहले समीकरण, न्यूटन के दूसरे समीकरण या न्यूटन के तीसरे समीकरण को ये व्यक्त करता है। तो हमें पता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के दूसरे नियम को ये व्यक्त करता है। किसके नियम को व्यक्त करता है, न्यूटन के दूसरे समीकरण को ये व्यक्त करता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग यू और वी व्यक्त करते हैं, तो इसीलिए ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन सी है सर, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, त्वरण और रेखीय संवेग। तो एक अदिश राशि कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा एक अदिश राशि, बाकी सभी सदिश राशियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जब पानी में कुछ डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है अगर पानी की
में कुछ डिटर्जेंट मिलाया जाए तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पृष्ठ तनाव घट जाता है अगर पानी में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 29, क्रीम सेपरेटर में वसा को दूध से किसके द्वारा पृथक्कृत किया जाता है? तो क्रीम से वसा को अलग करना, क्रीम सेपरेटर में वसा को दूध से अलग करना कौन सा पृथक्करण की क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सजग बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण या केंद्र प्रसारणकरण। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र प्रसारीकरण बल। इसको अपकेंद्र, अभिकेंद्र नहीं बोल के अपकेंद्र भी बोल सकते हैं क्योंकि ये अंदर की ओर बल लगता है, इसलिए इसको अपकेंद्र बल भी कहा जा सकता है या केंद्र प्रसारी बल भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? गति, वेग, टार्क बल या विस्थापन। तो 50 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। बाकी सभी सदिश राशियाँ हैं, वेग, टार्क बल, विस्थापन, बाकी सभी सदिश राशियाँ हैं और गति एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 51, कोणीय वेग की एसआई इकाई क्या है? तो कोणीय वेग की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स प्रोपोर्शनल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 52, एक समान वेग से गतिशील वस्तु त्वरित नहीं होती है, त्वरित की जा सकती है, हमेशा त्वरित होती है या एक समान वेग से होती है? तो 52वां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? त्वरित की जा सकती है, एक समान वेग की गतिशील वस्तु को त्वरित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, प्रतिरोध की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, प्रतिरोध की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 54, अंतरिक्ष यान में भारहीनता के कारण होती है। अंतरिक्ष यान में भारहीनता किसके कारण होती है? जड़त्व की अनुपस्थिति के कारण या गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, त्वरण बल की अनुपस्थिति के कारण या अंतरिक्ष यान का निर्बाध गिरावट। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है कि जब किसी पिंड पर बाहरी प्रत्यानयन बल शून्य होते हैं तो इसके किसके संरक्षण का होगा? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणीय गति का संरक्षण होगा। जब किसी पिंड पर बाहरी प्रत्यानयन बल शून्य होता है तो इसके कोणीय गति का संरक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 56, जब संगठन के बाद दो पिंड एक साथ चिपकते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब संगठन के बाद दो पिंड एक साथ चिपकते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इन सी, पूर्ण अप्रत्यास्थ। 56 का हो जाएगा सी, पूर्ण अप्रत्यास्थ। क्वेश्चन नंबर 27, एक गेंद। क्वेश्चन नंबर 57, ये गेंद को पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे अंतरिक्ष यान से गिराया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ एक समान गति से घूमता रहेगा या एक समान गति से कक्षा के ऊपर घूमता रहेगा। ऑप्शन सी, पृथ्वी पर गिरेगा या पृथ्वी से दूर घूमेगा। तो 57 का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ एक समान गति से घूमता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, एक भूस्थिर उपग्रह को किस तरह से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए कि वह और घूमे, खाली जगह की ओर घूमे? तो भूस्थिर उपग्रह को किस तरह प्रक्षेपित किया जाए कि खाली जगह की ओर घूमे?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरक्षीय तल से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इसको कि वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमे। क्वेश्चन नंबर 59, एक गोली आघात करती है तथा एक क्षैतिज घर्षण रहित टेबल पर के एक ठोस ब्लॉक में घुस जाती है, इसका संरक्षण क्या होगा? तो 59 का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग तथा काइनेटिक एनर्जी का, इन दोनों का संरक्षण होगा। एक गोली आघात करती है, क्षैतिज घर्षण रहित टेबल पर ठोस ब्लॉक में घुसती है, तो संवेग और काइनेटिक एनर्जी का संरक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? संवेग संरक्षित होता है परंतु ऊर्जा नहीं। ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षित होती है परंतु संवेग नहीं। ऑप्शन सी, संवेग तथा ऊर्जा दोनों संरक्षित होते हैं, या न तो गति और ना ही ऊर्जा संरक्षित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षित होता है परंतु ऊर्जा नहीं होती है एक प्रत्यास्थ टक्कर में। क्वेश्चन नंबर 61, गैलीलियो के गिरते हुए पिंड के नियम का दूसरा नाम क्या है? गैलीलियो के गिरते हुए पिंड का नियम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 का? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के पहले नियम को भी गैलीलियो के गिरते हुए पिंड के नियम से दूसरा नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का प्रथम नियम ही गैलीलियो का सेकंड नियम है। नियम से मतलब गैलीलियो का नियम से भी जाना जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को। क्वेश्चन नंबर 62, गुणात्मक तरीके से अव्यवस्थित वस्तुओं की स्थिर अवस्था में रहने की या एक समान गति से गति करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? बल, त्वरण, घर्षण, जड़त्व। तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व। गुणात्मक तरीके से अव्यवस्थित वस्तुओं की स्थिर अवस्था में रहने की एक समान वेग से गति करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक दोलन पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि एक दोलन पूरा करने के लिए पेंडुलम द्वारा लिया गया समय को क्या कहते हैं? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको कहते हैं आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 64, एक सीधी रेखा में के अनुदिश किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान समय के साथ इसका स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है? कि एक सीधी रेखा के अनुदिश किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान समय के साथ इसका स्थिर रहता है। तो क्या स्थिर रहता है? 64 में वेग स्थिर रहता है। ठीक है, इसका वेग स्थिर रहता है समय के साथ, एक समान गति करती है तो कोई वस्तु। क्वेश्चन नंबर 65, एक वाहन की निम्नलिखित में से किस प्रचलन दशा में निकासी गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिकतम रहती है? तो त्वरण, निष्क्रिय गैस से चलने पर, क्रूसिंग या निष्क्रियता के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय वेग से चलने पर मोनोऑक्साइड की मात्रा की अधिकतम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 66, यूडियोमीटर को मापा जाता है। यूडियोमीटर किसको मापता है? यूडियोमीटर किसको मापता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि यूडियोमीटर किसको मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब, समय, गैस के आयतन या वाष्प दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी, गैस के आयतन को यूडियोमीटर भी नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंतर के बराबर होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में का मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 77 फ़ारेनहाइट
तापमान के अंतर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 68, किसी गैस का तापमान किस के द्वारा मापा जाता है? गैस का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर के द्वारा गैस के तापमान को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, सूर्य का तापमान मापा जाता है। सूर्य का तापमान किस में मापा जाता है? प्लेटिनम थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, वाष्प दाब थर्मोमीटर या पायरोमीटर में। तो सूर्य का तापमान किस में मापा जाता है? 69 में ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर में नापा जाता है। गैस का तापमान किस में मापा जाता है? पायरोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 70, सबसे पहला थर्मोमीटर कब बनाया गया? सबसे पहला थर्मोमीटर किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का डी, गैलीलियो के द्वारा सबसे पहले थर्मोमीटर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 71, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है सेल्सियस पर? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का बी ऑप्शन, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। परम शून्य ताप शून्य होता है। 72 में क्वेश्चन नंबर 72, रेखीय प्रसार के गुणात्मक इकाई क्या होती है? रेखीय प्रसार के गुणात्मक इकाई 72 में इसका आंसर हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इन पर डिग्री प्रति सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 73, तांबे के एक गोल डिस्क के केंद्र में एक सीमित छेद है। डिस्क को एक समान रूप से गर्म किया जाता है। तो छेद के व्यास में वृद्धि होगी, कमी होगी या उतना ही रहेगा? तो किसी भी डिस्क को एक समान रूप से गर्म किया जाता है तो व्यास में वृद्धि होती है। क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास में कमी होगी, क्योंकि तांबे का तार है। तांबे के तार में गर्म किया जाता है तो छेद के व्यास में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 74, केल्विन स्केल पर 0 डिग्री का सही मान क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का सही मान केल्विन स्केल पर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। 273 केल्विन को ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर बराबर मान रहता है। क्वेश्चन नंबर 75, तापमान पर फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड पैमाने पर मान समान रहता है। तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पर तापमान कब बराबर रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पैमाने पर मान बराबर रहता है 40 डिग्री पर। 75 का आंसर 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 76, जब तापमान धीरे धीरे कम होता है तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा में क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 76 के तापमान धीरे धीरे कम होता है तो प्रकाश की विशिष्ट ऊष्मा में क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा बढ़ती है। क्या होता है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा बढ़ती है। अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 77 क्वेश्चन नंबर 77, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मिनिमम मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 78, ऊष्मा की ऐसा इकाई क्या होती है? तो ऊष्मा की ऐसा इकाई क्या होती है? ऊष्मा की ऐसी इकाई होती है जूल। 79, पारा थर्मोमीटर का तापमान तक होता है। पारा थर्मोमीटर का तापमान कहाँ तक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर सी,
360 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा थर्मामीटर का तापमान होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 80, सही कथन चुनिए। अल्फ़ा बीटा का मान क्या होता है? तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या होता है क्वेश्चन नंबर, तो अल्फ़ा बीटा और गामा का मान होता है 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इससे आगे के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। आज 80 क्वेश्चन किए और जितने भी आगे क्वेश्चन बचते हैं 150 प्लस क्वेश्चन है, तो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। तो वो क्लास देखने भी मिस मत करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये रेलवे में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है ना, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो कृपया अगले भी सेकंड क्लास देखना, मिस मत करना। और इसी तरह हम बायोलॉजी केमिस्ट्री की क्लास लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।